नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी देश में जारी कृषक आंदोलन की, अनलॉक 5 में क्या होंगे प्रावधान की, जानेंगे कैग ने कहां पकड़ा सरकार का झूठ और चिराग क्यों हो रहे हैं एनडीए से दूर। साथ ही बात मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर मचे घमासान की और आखिर में बात असहायों की आवाज को अनसुना कर रही मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरेटोरियम पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने मांगा समय। 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। योगी सरकार का फैसला, यूपी में नवरात्रि में लगेंगे दुर्गा पूजा के पंडाल, मेले के आयोजनों पर भी रोक। रामलीला मंचन और बैंड बाजा बारात को मिली मंजूरी। आरबीआई ने टाला इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक का फैसला, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। बैठक को टालने का कोई कारण नहीं बताया। देश में रेल यात्रा होगी और महंगी, सरकार जल्द ही यूटीएफ में करने जा रही है बढ़ोतरी। अगले महीने कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। यूजर डेवलपमेंट फीस 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक हो सकती है। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 592 अंकों की बढ़त के साथ 37,981 पर, तो वहीं निफ्टी 177 अंक की तेजी के साथ 11,227 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अन्नदाता कहीं सड़कों पर है तो कहीं रेलवे ट्रैक पर। सिर्फ एक ही मांग लेकर बैठा है कि सरकार, आपने जो ये कानून लेकर आप आए हैं उसे वापस ले लीजिए। लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने संसद में भी कृषि बिल की मुखालफत की थी। देश का अन्नदाता भी विरोध कर रहा है। पंजाब में अन्नदाताओं ने रेल आंदोलन को 29 सितंबर तक जारी रखने का ऐलान किया है। यह आंदोलन आगे और बढ़ सकता है। वो रेल पटरी पर अपना डेरा डाले हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिल को वापस लिया जाए। आज दिल्ली में भी विरोध का असर देखने को मिला। दिल्ली के इंडिया गेट के पास किसानों ने ट्रैक्टर फूंक कर अपना विरोध व्यक्त किया। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पर कार्रवाई की गई। यूपी में भी कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को हिरासत में लिया गया। बिल का विरोध बढ़ता जा रहा है। नए कानूनों के विरोध में कर्नाटक के किसान संगठनों ने राज्यव्यापी बंद बुलाया। तमिलनाडु में भी कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी धरने पर बैठे। इतना ही नहीं, देश में विवाद का केंद्र बने कृषि कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। केरल के सांसद टीएन प्रतापन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कानूनों को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अब यह कानून बन चुके हैं। देश भर में बिल का विरोध जारी है, लेकिन सरकार विरोध को राजनीतिक नाटक बता रही है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रक में ट्रैक्टर लाए और इंडिया गेट के पास फूंका, यही कांग्रेस का नाटक। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से बेदखल किया। यानी साफ है कि सरकार ने विरोध को भी राजनीति से ही जोड़ दिया है। राजीव जी, कृषि बिल पर प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो इस आंदोलन को अब कृषक आंदोलन मानने को भी तैयार नहीं है। वो इसे राजनीतिक मोड़ देने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। कल राष्ट्रपति ने भी इन बिलों को मंजूरी दे दी है। सरकार करना क्या चाहती है? जी आदित्य, सरकार क्या करना चाहती है, इस सवाल का एक ही जवाब है कि वो अपने संख्या बल के बूते मनमानी करना चाहती है और ऐसे फैसले लेना चाहती है जिससे उद्योगपतियों को मुनाफे के अधिक से अधिक मौके मिले, फिर चाहे उसमें गरीब जनता को और अधिक परेशान क्यों ना होना पड़े। आप देखिए, हवाई अड्डों से लेकर रेलवे तक कितनी चीज़ों का निजीकरण सरकार ने फटाफट कर लिया, ताकि कुछ उद्योगपतियों को अपनी पूंजी का साम्राज्य बढ़ाने के लिए बिल्कुल इंतजार न करना पड़े। पिछले 6 सालों में देश के कुछ उद्योगपतियों पूंजीपतियों की संपत्ति में दोगुना चौगुना इजाफा हुआ है। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है, जबकि गरीब जनता की जमा पूंजी नोटबंदी में स्वाहा हो गई और कमाई के अवसर जीएसटी और मौजूदा हालात ने खत्म कर दिए। अगर ये सरकार पूंजीपति हितैषी की जगह जनहितैषी होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी भी देश में सरकार की मनमानी खुलकर देखने को मिल रही है। हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं और सरकार उनके मन की बात सुनने की जगह इसे राजनीति का कारण बता रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विरोध को नाटक बता रही है। सरकार कांग्रेस की बातों से और उसके तरीकों से सहमत हो या ना हो, लेकिन उसे देश के किसानों की ऐसी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए आदित्य। आखिर सारे किसान
कांग्रेसी तो नहीं होंगे ना। और वे चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी दल को समर्थन क्यों ना देते रहे हों, किसी का भी विरोध करते रहे हों, अभी उनकी जो तकलीफ है और जिस वजह से वे सड़क पर हैं, उस पर सरकार को बातचीत के लिए आगे आना ही चाहिए। हालांकि पहले के अनुभव यही बताते हैं आदित्य कि सरकार की दिलचस्पी जनता के मन की बात जानने की कतई नहीं है। राजू जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। देश में अनलॉक 4 की समय सीमा खत्म होने वाली है। 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक अनलॉक 4 के तहत कई चीजों की छूट दी गई थी और अब 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए भी सरकार कभी भी गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस बार कहां कहां मिल सकती है छूट और किन सेवाओं को अभी और करना होगा इंतजार, देखिए इस रिपोर्ट। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सरकार ने पूर्णबंदी लगाई थी, लेकिन इससे देश का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। कामकाज ठप पड़ गया, जिस कारण परेशान लोग पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर अपने घरों की ओर लौटने लगे। कामकाज प्रभावित होता देख सरकार ने जून महीने से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अभी अनलॉक का चौथा चरण चल रहा है, जो 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। हर चरण में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है। इसी कड़ी में सरकार अब अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होगा। त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अनलॉक 5 के तहत और ढील दे सकती है, क्योंकि पिछले महीने ही गृह मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन में और छूट देने का निर्णय लिया गया था। अनलॉक 4 में ही मॉल, सैलून, जिम और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई थी और इस बार अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को भी सरकार कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे सकती है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी जाए। अब तक सरकार ने केवल ओपन एयर थिएटरों को संचालन शुरू करने की अनुमति दी है। स्वास्थ्य मुसीबत का सबसे ज्यादा असर पर्यटन क्षेत्र में पड़ा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक 5 में पर्यटन स्थलों को भी यात्रियों के लिए खोला जा सकता है। स्कूलों को लेकर सरकार अभी भी फैसला नहीं कर पा रही है। 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की छूट थी, लेकिन 8वीं तक के स्कूल को फिलहाल बंद रखने का ही निर्णय कायम रह सकता है। सरकार अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करने जा रही है। गाइडलाइन जारी करते समय सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, लेकिन सरकार के दावे और हकीकत में हमेशा अंतर रहता है और सरकार के ऐसे ही दावों की पोल कैग की रिपोर्ट में खुल गई है। रेलवे से जुड़ी जानकारी को लेकर कैग ने एक खुलासा किया है। कैग के रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने रेलवे की आय को लेकर गलत जानकारी दी है। तो क्या कहती है कैग की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय रेल सबसे ज्यादा कमाई कोयले की माल ढुलाई से करती है। कोयले की माल ढुलाई से होने वाली कमाई रेलवे की कमाई का तकरीबन आधा हिस्सा है। भारतीय रेलवे कोयले की ढुलाई पर सबसे ज्यादा निर्भर है और इसमें किसी भी तरह के बदलाव से उसकी कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, लेकिन सरकार ने आंकड़ों में हेराफेरी कर भारतीय रेलवे को फायदे में दिखाया है। दरअसल हाल ही में कैग ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कैग ने सरकार पर आरोप लगाया कि रेलवे की आर्थिक स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए भविष्य में होने वाली कमाई को भी अपने वर्तमान खातों से जोड़कर दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ने साल 2018 और 19 में अपना ऑपरेटिंग रेशियो 97.27 दिखाया है, जबकि रेलवे का लक्ष्य ऑपरेटिंग रेशियो को 92.8 रखना था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने एनटीपीसी और कॉनकोर के भविष्य में मिलने वाले 8,351 करोड़ का माल भाड़ा अपने खाते में जोड़ा। इस तरह से खातों में रेलवे की कमाई ज्यादा दिखाई गई। अगर इसे हटा दिया जाए तो असल में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो साल 2018 के लिए 101.77 होता, यानी उस दौरान रेलवे ने 100 रुपए की कमाई के लिए करीब 102 रुपए खर्च किए। रिपोर्ट में रेलवे प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई है। 395 प्रोजेक्ट्स में से 268 प्रोजेक्ट्स 31 मार्च 2019 तक पूरे नहीं हुए थे। तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेटिंग रेशियो से ही रेलवे की आर्थिक दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है और क्षमता का भी। कैग की रिपोर्ट से मोदी सरकार में हलचल देखने को मिल रही है। वहीं हलचल तो बिहार में एनडीए के घटक दलों में भी देखने को मिल रही है। एनडीए में किसे कितने सीटें मिलेंगी, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। एनडीए में मची उथल पुथल को देख के लगता है कि एलजेपी इस बार कोई अहम फैसला लेने वाली है। बिहार में चुनाव ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज हो गई है। सब अपने काम साधने के चक्कर में लग गए हैं और साथ ही साथ अपनी मांग गठबंधन के सामने रख रहे हैं। जी हां, एनडीए लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार ने अपने पुराने दोस्त जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर लिया है।
नीतीश ने यह गणित चिराग के तेवर देखने के बाद लगाया, क्योंकि चिराग लगातार नीतीश के कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो नीतीश ने अपने पक्ष में बोलने वाले पुराने साथी को अपने साथ बुला लिया और सुरक्षा बढ़ा के ये संकेत देने की भी कोशिश की कि मांझी का कद चिराग और उनकी पार्टी से बड़ा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर एलजेपी की सीटों को लेकर बात नहीं बनती तो वो अकेले मैदान में उतर सकते हैं। वहीं उधर नीतीश ने इसको लेकर भी अपना एक दांव लगा रखा है कि अगर एलजेपी एनडीए से इतर होकर चुनाव लड़ती है तो वो अपने एक और पुराने साथी को साथ ला सकते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की नेतृत्व वाली आरएलएसपी 1 या 2 दिन में एनडीए में शामिल होने का फैसला कर चुकी है। आरएलएसपी के महागठबंधन से अलग होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कहा कि एनडीए से बातचीत चल रही है। आरएलएसपी एनडीए का एक स्वाभाविक पार्टनर है। फिलहाल अब देखना होगा कि एनडीए एलजेपी को साथ ला पाती है या फिर एक बार पिता की राह पर फिर चलेंगे चिराग पासवान। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल का दौर है, लेकिन महागठबंधन के लिए आज राहत की खबर जरूर आई। इस बार महागठबंधन में वाम दलों की एंट्री हो गई है। वाम दलों और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बात बन गई है। बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों के पाला बदलने का खेल तेज हो गया है। दोनों गठबंधन में शामिल मुख्य पार्टियां एक दूसरे को हजम नहीं कर पा रही हैं। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल दो प्लान लेकर चल रहे हैं कि अगर यहां दाल नहीं गली तो अपने दूसरे प्लान पर काम करेंगे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी दल या फिर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। इस बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीटों के तालमेल को लेकर वामदल और आरजेडी के बीच हुई कई बार की बातचीत आखिरकार सफल होती दिख रही है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आज राबड़ी के आवास पर सीपीआई, सीपीआईएम के नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दरअसल दोनों दलों के बीच बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर राज्य स्तर पर कई राउंड की वार्ता हुई थी, लेकिन अब तक बातचीत नहीं बन पा रही थी। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सीटों को लेकर बातचीत भी हुई, जिसके बाद बाहर निकलकर सीपीआई, सीपीआईएम ने ऐलान कर दिया कि इस बार वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बातचीत के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी सीटों के साथ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी करेगी। दरअसल बिहार में अगले महीने ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों की परेशानी इस बात को लेकर है कि अभी तक ना तो किसी दल ने उम्मीदवार और ना ही किसी ने गठबंधन के सीटों के बंटवारे को लेकर अपने पत्ते खोले हैं। बिहार में 3 चरणों में वोटिंग है, जिसके बाद मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। ऐसे में पार्टियों के पास पहले चरण के चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है। बिहार में सीट शेयरिंग पर राजनीति गर्म है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है वहां की स्थिति। चुनाव हो और ईवीएम का मुद्दा ना गूंजे, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले ही उपचुनाव में हाईटेक ईवीएम से वोटिंग कराए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने हाईटेक ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में जीत नहीं पाएगी और इसी कारण इस बार भी कांग्रेस ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की प्लानिंग कर रही है। कमलनाथ सरकार में विधायक रहे पीसी शर्मा का कहना है कि अपडेट ईवीएम के जरिए चुनाव कराना शंका पैदा करता है, क्योंकि पहले कई ऐसे चुनाव हो चुके हैं जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने जनता के लिए कुछ नहीं किया और अब उपचुनाव में जनता उसका जवाब देगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, हर चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर ही फोड़ती है। तो एक बार फिर चुनाव से पहले ईवीएम की राजनीतिक अखाड़े में एंट्री हो चुकी है और दोनों पार्टियों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। देखना होगा किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और ईवीएम पर कब खत्म होगी ये रार। और बुलेटिन के आखिर में बात असहायों की आवाज को अनसुना कर रही मोदी सरकार की। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि वो भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए इसे अपराध के दायरे से अलग करने वाला एक विधेयक लाएगी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर गई और उसने कोर्ट को बताया कि उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव है ही नहीं। तो क्या कहा है केंद्र सरकार ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में एक ऐसी सरकार है जिसे गरीब, मजदूर, किसान और असहाय से कोई मतलब नहीं है। सरकार से इस बारे में कुछ पूछा जाता है तो उधर से जवाब आता है कि पता नहीं। अब आपको सरकार के एक और बेरुखी भरे रवैये की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं।
जी हाँ, इस माह लोगों से भीख मांगने से संबंधित 2 रिपोर्ट सामने आई। पहली, भारतीय रेलवे ने संकेत दिया कि वो रेलवे अधिनियम के उस प्रावधान को हटाने की योजना बना रहा है जो रेलवे पुलिस को भिखारियों को 1 साल की जेल या 2000 रुपए के जुर्माने या दोनों के दंड के साथ गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। और दूसरी रिपोर्ट सऊदी अरब के जेद्दा से आई, जहां 450 भारतीयों को सड़क पर भीख मांगने पर हिरासत में ले लिया गया। वैसे तो भारत में भीख मांगने पर रोक लगाने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन दिल्ली समेत कम से कम 22 राज्यों में सार्वजनिक रूप से भीख मांगने के खिलाफ नियम बनाए गए हैं। ये राज्य पुलिस को अधिकार देते हैं कि वे भिखारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल या फिर डिटेंशन सेंटर भेज दें। कुछ राज्यों में भिखारियों को देखते ही भगा दिया जाता है, तो कुछ राज्यों में उन्हें निर्माण स्थलों जैसी जगहों पर मुफ्त में काम पर लगा दिया जाता है। ये नियम गरीबों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 में 3 से 10 साल तक हिरासत में रखने के दंड का प्रावधान है। केंद्र सरकार की वकील मोनिका अरोड़ा और वकील हर्ष आहूजा ने कहा, हम भीख मांगने को गैर आपराधिक नहीं बना रहे, इसका इरादा छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने भीख मांगने पर कोई कानून नहीं बनाया है और राज्यों के पास शक्ति है कि वे इस तरह का कदम उठा सकें। दूसरे शब्दों में, सड़कों पर बड़ी संख्या में भीख मांगने वाले लोगों की ओर से केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और सारा दारोमदार राज्यों पर छोड़ दिया है। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है, गरीब मजदूर किसान के लिए नहीं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।